नमस्ते छात्रों। आज हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हम अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लासों में हमने शीत युद्ध के बाद में जो प्रवृत्तियाँ उभरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सब पर प्रकाश डाला था, जानने का प्रयास किया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि एशिया अफ्रीका के जो देश हैं उनमें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्रता की जो लहर चली थी और नव जागरण उनके बीच में उनके में हुआ था, उस नव जागरण के कारण क्या थे और किस प्रकार से उनका नव जागरण होता है और सारे देश एक के बाद में एक स्वतंत्र होते चले जाते हैं, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एशिया है वहाँ पर पहले जागरण आया था अफ्रीका के अंतर्गत, बाद में जागरण की शुरुआत होती है। यहाँ से प्रेरणा लेने के बाद में अफ्रीका में जागरण शुरू होता है। तो क्योंकि हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी जो पुनर्जागरण शुरू हुआ था विश्व स्तर पर, वहाँ से लेकर के और 19वीं 20वीं शताब्दी के 1950 तक के काल तक या द्वितीय विश्व युद्ध तक विश्व स्तर पर यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं, महाशक्तियाँ थीं, उन यूरोपीय महाशक्तियों ने पूरे विश्व पर एक उपनिवेशवाद स्थापित कर रखा था और वहाँ पर अपने अपने कच्चा माल लेने के लिए उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी वहाँ पर बना रखी थी और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था। तो एक शोषण की प्रक्रिया एक लंबे समय तक चली थी और इन देशों को एकदम आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से एकदम गुलाम बना दिया था और बहुत पिछड़ा हुआ इलाका इन्होंने बना दिया था इन देशों को। तो एक लंबे समय के बाद में जब रूस को जापान ने हराया था 1904-05 में, तो क्योंकि इस समय तक सभी जो यूरोपीय शक्तियां हैं उनको एशियाई देश ये मान करके चलते कि वो अपराजेय शक्तियां हैं। लेकिन जैसे ही रूस में एक क्रांति होने लगती है, रूस के में साम्यवाद आने लगता है, रूस में एक क्रांति आती है, वहाँ का शासन, जार शासन को ख़त्म किया जाता है और जापान से जब हार जाता है तो इससे एशियाई शक्तियों को, एशियाई राज्यों को भी प्रेरणा मिली थी, इन देशों को भी प्रेरणा मिली थी कि ये यूरोपीय शक्तियाँ अपराजय नहीं हैं, इनको हराया जा सकता है। एक छोटा सा जापान जब रूस को हरा सकता है तो किसी भी शक्ति को हम हरा सकते हैं। तो एक तरीके से जागरण की शुरुआत यहाँ से मानी जा सकती हैं और इससे प्रेरणा लेकर के अन्य जो देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, बर्मा है इत्यादि, ये जो इन सारे देशों के अंतर्गत एक चेतना जागृत होती है विदेशी शक्तियों के विरुद्ध में। उपनिवेशवादी जो शक्तियां हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये जो जागरण है उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी होती है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे एक असंतोष बढ़ता चला गया था और एकदम उसका आंदोलन की स्थिति में आ गया था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो यूरोपीय महाशक्तियाँ थीं वो बहुत कमज़ोर महाशक्तियाँ हो जाती हैं, तो द्वितीय श्रेणी की महाशक्तियाँ हो जाती हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि जो भी विद्रोह होता था, जो भी असंतोष होता था, उसको ये शक्तियाँ दबा देती थी। किंतु 1945 के बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध जहाँ पर समाप्त होता है, उसके बाद में ये शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और इनकी कमज़ोरी के कारण ये इन जो जागरण प्रक्रिया है, जो यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, उनको दबाने में कमज़ोर पड़ जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इस कारण से उपनिवेशवाद की जो दुर्बल शक्तियाँ थीं, उन शक्तियों से निजात पाने के लिए इन देशों ने आंदोलन ज़्यादा तीव्र शुरू किया और निरंतर स्वतंत्र होते चले गए। पश्चिमी जो शिक्षा पद्धति थी और सभ्यता थी, उसके टच में आने के बाद में इन लोगों में जागरण पैदा हुआ था और ये
क्योंकि जो इन देशों के व्यक्ति हैं जो शिक्षित होने के लिए इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूरोप में, अन्य देशों में, जो अमेरिका में इत्यादि में, इन देशों में जो शिक्षा लेने के लिए जाते थे वो पढ़ लिख करके वहाँ पे आते और वहाँ के वातावरण को देखते थे कि वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और ये खुलेआम है, सभी नागरिकों को प्राप्त है। जबकि भारत जैसे देशों में या एशिया के देशों में इसकी पोजीशन आम नागरिक की बहुत ख़राब है। तो उसके विरुद्ध में एक जागरण पैदा होता है शिक्षा से प्रेरणा मिल करके, शिक्षा से, पश्चिमी शिक्षा से ये प्रेरणा मिलती है इन देश के बड़े बड़े नेताओं को। साम्यवाद जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि विश्व दो खंडों में बट गया था और रूस में साम्यवाद पहले ही स्थापित हो चुका था 1917 के अंतर्गत। तो जो साम्यवाद है उसके प्रसार को रोकने के लिए पूंजीवादी देशों ने पूरी ताकत लगा दी थी। तो अब जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध में अब तक जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसमें ढिलाई दी जाती है और उसके स्थान पर साम्यवाद को रोकना सबसे बड़ा उद्देश्य इस समय का बन जाता है। दूसरी तरफ जो रूस है वो साम्यवाद को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करता है और पूर्वी यूरोपीय देशों के अंतर्गत साम्यवाद बड़ी मात्रा में प्रसारित हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक तरीके से जो शीत युद्ध चला था विश्व स्तर पर, उसमें दो विचारधाराओं के बीच में एक का उद्देश्य था, पूंजीवाद का उद्देश्य था साम्यवाद को रोकना है और साम्यवाद का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक साम्यवाद को बढ़ाना है और पूंजीवाद को ख़त्म करना है। तो इस तरीके से जो स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे एशिया, अफ्रीका के देशों के अंतर्गत, उन आंदोलनों को सपोर्ट मिलता है रूस की तरफ से और वो इन देशों का सपोर्ट करता है और आर्थिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देता है कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता ही ज़रूरी नहीं है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। भुखमरी है, बेकारी है, शोषण है, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो इससे प्रभावित होते हैं, साम्यवादी विचारधारा से सारे देश प्रभावित होते हैं और अपनी स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर देते हैं। तो विश्व के जो इसके अलावा जो विश्व के युद्ध हुए थे, विश्व के 2 युद्ध हुए थे तो उसने यहाँ के लोगों के जो पिछड़े हुए जो देश थे उनके लोगों के बीच में एक राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की थी। क्योंकि इसमें से ही सैनिक जो युद्धों के बीच में युद्ध लड़ने गए थे, सैनिक के रूप में युद्ध लड़ने गए थे। तो जब उन्होंने यूरोपीय, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया वगैरह इन सारी शक्तियों को जब वहाँ पे हरा दिया था तो उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था कि भाई हम जब यहाँ पर जो यूरोपीय शक्तियाँ उनको हरा सकते हैं तो हम हमारे जो देश में जो विदेशी शासक हैं उनको हम क्यों नहीं हरा सकते, जबकि हमारे पास में वहाँ पर हमारी पूरी जनसंख्या है, पूरी लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सब कुछ है। तो इससे भी राष्ट्रभक्ति की चेतना जागृत इनके बीच में हुई थी और जो युद्ध किए गए थे वो राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए किए गए थे। तो उससे भी प्रेरणा इन लोगों के बीच में बनती है और चेतना जागृत होती है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति, सह अस्तित्व, समानता, बंधुत्व, इन सब चीज़ों को प्रेरणा दी थी और किसी प्रकार की परतंत्रता को रोकने के लिए आह्वान किया था और किसी प्रकार के शोषण को रोकने के लिए आह्वान किया था। और उसने इन सिद्धांतों को, सहअस्तित्ववादी सिद्धांतों को अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो इससे भी इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सपोर्ट मिला था कि भाई जो देश हैं इनमें आंदोलन जो चल रहा है, ये स्वतंत्रता चाहते हैं तो इनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी इन देशों की स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत सहयोग मिला था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वातावरण पैदा हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विकसित हुई थी वो एक अलग तरीके की थी। पहले की जो राजनीति थी उससे एक अलग तरीके की राजनीति का विकास होता है, जिसमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हुआ करती थी, पहले जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती थी उनको यूरोपीय शक्तियाँ
खुद उनका निर्णय कर लिया करती थी। लेकिन अब जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थीं वो केवल यूरोपीय समस्या नहीं रह गई थी, वो विश्व स्तर की समस्याएं बन गईं और विश्व के स्तर पर ही उनका समाधान किया जा सकता था। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो उस मंच पर जा कर के इनकी चर्चा होती थी। तो इससे भी विश्व जनमत जागृत होने में प्रेरणा मिलती है, सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से एक ऐसा वातावरण विकसित होता चला जा रहा था कि इन देशों को स्वतंत्र होने के लिए सहयोग मिलता चला गया था। तो और विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध चला था उसमें दो महाशक्तियों के बीच में गुटबंदी, दो महाशक्तियों के बीच में अधिक से अधिक देशों को अपने पक्ष में मोड़ना, अपने पक्ष में खींचना। तो इससे भी इन देशों को उनके अधिकार मिलने की प्रेरणा मिली थी और उनको अधिकार मिले और ये महाशक्तियों के द्वारा उनको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सब तरीके की, शैक्षणिक, सभी तरीके की उनको सहयोग देना शुरू कर दिया था, उनका विकास प्रक्रिया आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो नवीन तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में प्रोग्रेस होती चली जा रही थी, उस प्रोग्रेस से भी जागृति पैदा होती है। संचार साधन जो विकसित हो गए थे वो सारी बातें एक देश से दूसरे देश में पहुंचने में कोई समय नहीं लगता। तो संचार साधनों के से भी इन देशों में जागृति पैदा हुई थी और एक संगठन बना था और एकता पैदा हुई थी इनके बीच में। तो इस प्रकार से एशिया के जो देश हैं उन देशों को एक जागरण पैदा होता है, उनमें एकता पैदा होती है, उनमें स्वतंत्रता के लिए भावना पैदा होती है, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है और एक के बाद एक ये देश निरंतर स्वतंत्र होते चले गए थे। लगभग 1960 तक बहुत सारे देश नाम मात्र के लिए कोई देश बचे होंगे जो स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। 1960 तक सारे देश स्वतंत्र होते चले गए थे। आज इतना ही, बाकी का कल। धन्यवाद।